बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज गवादर का दौरा किया और गवादर में उन्होंने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और एक अस्पताल का इफ्तिताह किया। और ये जो अस्पताल और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये चीन की ताउन से ये जो है इसका इफ्तिताह किया गया है। इसके साथ साथ वहाँ जो तकरीब हुई उससे खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि सीपैक की बदौलत बलूचिस्तान और गवादर तरक्की में आगे निकल आए हैं। ज़ाहिर है कि ये एक अहम मामला है। चीन पाकिस्तान के साथ एक चट्टान की तरह दोस्ती में पिरोया हुआ है, वो खड़ा है, हर सख्त वक्त में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और ये जो पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी थी, ये भी पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। जब इसका इफ्तिताह हुआ उस वक्त से लेकर आज तक बहरहाल कुछ सालों में इसकी जो रफ्तार है वो कम हुई, जिस पर ज़ाहिर है चीन की हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। लेकिन उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई और उसके बाद अब जो निगरान हुकूमत है, उसने एक बार फिर जो मंसूबे हैं और जो मामलात हैं उनमें जो रफ्तार है उसकी एक बार फिर तेज़ कर दी है। और चीन ऐसा लगता है कि अब मुतमईन नज़र आ रहा है। ये एक तसलसल है जिसे ज़ाहिर है जारी रखना है आइंदा आने वाली हुकूमत ने भी, इंतखाबात के नतीजे में चाहे जिसकी भी हुकूमत बने। हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी जारी है, इंतखाबी मुहिम भी ज़ोरों पर है। इस दौरान चेमगोइयाँ ज़रूर हुई थी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरकार फ़ंड का मुतालबा किया तो आज ही निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सुलंगी का ट्वीट सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जितने भी फ़ंड्स दरकार होंगे, जो मंजूर शुदा बजट है जो वफाकी काबीना ने मंजूर किया हुआ है, उससे उनको दरकार रकम दी जाएगी। अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने मंजूर शुदा बजट से 17.4 अरब रुपए के लिए राब्ता किया है और हर सूरत में उनको ये रकम फराहम कर दी जाएगी। मज़ीद निगरान वज़ीर इत्तलात का ये भी कहना था कि हम आइन और क़ानून के मुताबिक आज़ाद और शफ़ाफ़ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। हर सूरत में आइन और क़ानून की अमलदारी होगी। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आमिर गौरी। आमिर गौरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख। साहब, आपको भी अपनी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। आमिर गौरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये ज़ाहिर है ये सीपैक का जो मामला था, ये हमने देखा है इसकी रफ्तार भी सुस्त हुई, लेकिन कमिटमेंट है, जो मैच्योर हुकूमतें हैं वो अपनी कमिटमेंट को आगे लेके जा रही हैं। और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए इस कमिटमेंट को ऑनर करना और इसकी रफ्तार को तेज़ करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जावेद, इस वजह से कि देखें ख़ित्ते के अंदर हमारे जो नेबर्स हैं उनमें हमारे ताल्लुकात, जो हमारा ईस्ट का नेबर है मशरक़ में, उसके साथ तो कभी ठीक नहीं रहे। अफ़गानिस्तान के साथ जो मसाइल हैं उनका भी सबको पता है। ईरान जो है उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, तो बावजूद इसके कि हमारी ख्वाहिश थी कि ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो आगे बढ़ें उस तरह, तो चाइना ही वाहिद हमारी एक तरह की लाइफ लाइन थी। और ये जो प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो लगता है ऐसा था कि फ़र्ज़ किया अभी तक, चूँकि हमारे यहाँ सिर्फ एक पोर्ट थी जो बहुत अरसे से 70 साल से वही ऑपरेटिव थी कराची की, कि अगर गवादर जो है वो जुड़ जाता है और फिर ये है कि पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ता, चाइना के साथ जुड़ जाता है। और चाइना आपको पता है कि दुनिया के अंदर वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकॉनमी शायद मेरे ख्याल दुनिया के सारे मुल्कों के साथ जुड़ी हुई है। तो उससे वो तमाम चीज़ें जो इस खित्ते की सियासत में चेंज हो रही हैं, जिसको अमेरिका लेके चल रहा है, क्वाड का नाम दिया है उसके अंदर भारत शामिल है, उसके हम इस तरह समझते हैं कि उसकी जो नीयत है वो कोई साफ़ नहीं है कि इंडियन ओशन के अंदर जो उसके जो भी प्लान्स हैं। और मुझे याद है कि 2018 के अंदर जिस वक्त सिंगापुर के अंदर मीटिंग में, जिसके अंदर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीफ़ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे, तो वहाँ पर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जेम्स मैटिस, उन्होंने उसका नाम चेंज करके एशिया पैसिफिक का इंडो पैसिफिक कर दिया। तो हमारी उम्मीद थी कि जो जिस वक्त अगर फ़र्ज़ किया गवादर जो है वो ऑपरेशनल होता है, तो एक तो बलूचिस्तान के वो लोग, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ जावेद बैठा हूँ दुबई में, कतर में, जो बलोची काम करते हैं, अमान में, वो हमारे से पूछते थे कि ये गवादर जो है ये कब तक बनेगा।
तो मैं पूछ रहे कि तुम्हारा भाई इसमें के अंदर क्या इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि यहाँ से हमें तो साल के अंदर जो है वो 20-25 दिन छुट्टी मिलती है। अगर बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है तो हमें पाकिस्तान छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बलूचिस्तान की आपको पता कि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको उम्मीद थी कि यहाँ पे उनको अपने घर के करीब जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। एंड देन ये जो सारा का सारा प्रोसेस है और जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए एक नई लाइफ लाइन, इकनॉमिक लाइफ लाइन जो है वो खोलेगा। आपने कहा कि डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये प्रोसेस स्लो हुआ है, लेकिन ये मुकम्मल करना पड़ेगा। और उसमें जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं जो चाइना के साथ जो है वो एक झगड़े की सूरत पैदा करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली उसका भी उसको हमारे ऊपर असर पड़ता है। उन्होंने कोशिश की या नहीं की, लेकिन जिस तरह आज वज़ीर आज़म गए हैं वहाँ पे, निगरान वज़ीर आज़म, आपको याद होगा कि थोड़े अरसे पहले जो बलूचिस्तान के अंदर एक जो मूवमेंट है हकूक़ की, उन लोगों के जो जलसे जुलूस निकलते रहते हैं, उनका एक बड़ा जो है डिमांड वो पानी ही था। तो अगर फ़र्ज़ किया कल को ये जो पानी का प्लांट है सफाई का, उसके ज़रिए उनको पानी मिलना शुरू हो जाता है, ये एक और नई एग्ज़ाम्पल सेट करेगा कराची जैसे शहर के लिए कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ पे समुंदर इतना ज़्यादा है, उसके पानी को आप जो है वो यूज़ करके उसको पीने के काबिल बना सकते हैं। तो आप तो कराची में खुद रहे हैं, आपने देखा कितना बड़ा इशू है वहाँ पे जो लोगों के लिए पानी का। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसे वक्त में जबकि असल जो जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत की वो तो शायद इलेक्शन करवाना हो, लेकिन उस दरमियान में जो डेवलपमेंट के काम है वो नहीं रोके जा सकते। तो आई थिंक इट्स गुड एफर्ट दैट ही वेंट देयर, ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम बलूचिस्तान। तो इट्स ए गुड मैसेज कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट फॉरगॉटन इस्लामाबाद जाके वो पाकिस्तान के मसाइल के अंदर जो है वो गवादर को नहीं भूले। एंड आई होप कि उसका जो एयरपोर्ट है वो जल्दी खुले और जो बाकी चीज़ें हैं, और अगर जब तक चाइना के साथ नहीं होता, मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें बलूचिस्तान और सिंध के लिए और पंजाब के लिए और केपी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, इस पोर्ट को फुली ऑपरेशनल करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, आप खुद, चूँकि आपका ताल्लुक एक सनतकार फैमिली से है, आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को और नज़र भी रखते हैं गहरी। ये बहुत ज़रूरी है कमिटमेंट हमारी इस मंसूबे के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की एक तरह से ये भी, इसको भी अगर मईशत की शहरक कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। ये कमिटमेंट, इस पे हमें खड़े रहना चाहिए और इसकी रफ्तार को इसी तरह बढ़ाते रहना चाहिए। जी जावेद इकबाल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी अभी देखिए ना, अमर गौरी आपने जो बात की बिल्कुल पर्टिनेंट है और आपने भी उसको इंडोर्स किया। देखिए सी पैक हमारे लिए एक बहुत अहम मंसूबा है और पिछले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में इसको बाकायदा पूरी ऑपरेटिव किया गया, फिर पीटीआई के दौर में इसको तकरीबन काफ़ी सस्पेंड कर दिया गया। देखिए बाज़ ममालिक को इस पर एतराज़ है, लेकिन हमारे लिए हमने तो ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या चीज़ है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा रूट है ये, और कई दुनिया के ममालिक को इसकी यहाँ से बड़े थोड़े पीरियड में हम अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट के लिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए हो सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सी पैक को तो तकमील के मराइल जल्दी करना है पूरे। हमारे अपना पूरा तवज्जो और पूरी एफर्ट इसमें होनी है। ये हमारे लिए एक बहुत अहम मंसूबा है और मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी किस्म की हिंड्रेंस नहीं है। जितना जल्दी हो सके ठीक है। हमारे एक अपने वसाइल की कमी है, हमें प्लानिंग और रिस्ट्रिक्ट करना है। चाइना तो फुल फ्लेज इसमें इंटरेस्टेड है, चाइनीज, क्योंकि उनको देखिए उनके लिए ऑयल का जो है उसका वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो पूरी मिडल ईस्ट से, उसका वाइड पीरियड बहुत कम हो जाना है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए चाइना से ट्रेड इस वक्त मेजर ट्रेड हमारी चाइना से है, तकरीबन 17 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और ये जो है ना, काफ़ी चाइना इसमें भी सोच रहा था कि रीलोकेट करे अपनी उन इंडस्ट्रियों को जिनके लिए लेबर ज़्यादा जिसमें है या जो कोई टेक्नोलॉजी जिनमें कंपैरेटिवली कम है, तो इन वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकते हैं इसी, और करेंगे ये सी पैक की वजह से, ताकि उनकी तमाम प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो। ऑलरेडी पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट है चाइना से। मैं खुद चाइना 50-60 बार गया हूँ, 72 से लेके 87 तक मैं हर साल
कम से कम 3 बार वहाँ चाइना विजिट करता था बिजनेस के लिए। और मुझे पता है कि पाकिस्तान के साथ हम दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का कितना साथ दिया, दोनों ने एक दूसरे की तरक्की में हिस्सा लिया। सिर्फ चाइना ने बिल्कुल हमें फुल सपोर्ट किया है, लेकिन हमने भी चाइना को ऑल द वे, हमने WTO में चाइनीज नहीं थे, हमने UN में उनको परमानेंट मेंबर बनने के लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद की, और हमने चाइना को इंट्रोड्यूस कराया है हर जगह पे। और चाइना इस बात पे को वो तस्लीम करते हैं। चाइना और पाकिस्तान आयरन फ्रेंड है, और मैं ये समझता हूँ कि ये लाजमी है, इसके बगैर तो दो राय नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं, ना ही इस बात को डिस्कस करने की ज़रूरत है। जितने भी इसकी बात ममालिक कह रहे हैं कि वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारी तो ट्रेड ही नहीं है ना। अभी बहुत अच्छी तरह आमिर साहब ने कहा कि इंडिया से वैसे हमने बंद कर रखी है अपनी ट्रेड, जो कि मैं समझता हूँ जिस पे भी डिस्कस करना चाहिए। साथ साथ बाकी हमारे अफगानिस्तान से बहुत अर्सा ट्रेड नहीं हुई, और फिर अभी हालात कशीदा है, और ईरान से सेंक्शन है, तो हम कहाँ ट्रेड करें? दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है। यही आप सार्क कंट्रीज को देख लीजिए कि उसमें तो 65% जो है ना वो ट्रेड उनकी वो आपस की रीजनल ट्रेड है। तो हम तो ये किधर ऑल द वे हमारी एक्सपोर्ट होती है अमेरिका में या यूरोप में। तो आजकल फ्रेट इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, फ्रेट की कास्ट, कि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा। और पूरी दुनिया ने जो तरक्की की है ना वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से की है। तो हमें एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी है। हमारी तो एक्सपोर्ट है ही कुछ नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा हमारे पास वैल्यू एडेड कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जो पोर्ट की बात हो रही है, गवादर पोर्ट, मैंने विजिट किया है गवादर पोर्ट, और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा आगे तरक्की के वाक़े हैं। हम सबको सूबे के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान का तो फ्यूचर ही बलूचिस्तान के साथ है जुड़ा हुआ। ठीक, और जी ठीक। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, गोया जियो इकनॉमिक्स पे हमारा फोकस होगा। हमने देखा कि भले हुकूमत आपकी हो, पीपल्स पार्टी की रही हो या मुस्लिम लीग नून की रही हो, लेकिन फोकस CPEC के हवाले से रहा है, और हम इस पे फोकस करेंगे तो इसके समरात हम तक पहुंचेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर चीन के इर्द गिर्द जो है वो $1 ट्रिलियन की जो है वो बिज़नेस होने जा रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि इस हवाले से जिस तरफ आमिर गौरी साहब ने भी इशारा किया कि इसके मुखालिफ भी हैं, दुश्मन भी हैं, हम वेल अवेयर हैं उन दुश्मनों से। आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये CPEC का जो मंसूबा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें कुछ 13 दौरे किए चाइना के, फिर जाके ये मंसूबा स्टार्ट हुआ, और फिर गवादर को भी पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया। ये मंसूबा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। और इस मंसूबा, ये सॉवरन जो है, जो नेशनल जो सॉवरन इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर तमाम हुकूमतें, किसी की भी हुकूमत हो, इन मंसूबों के ऊपर काम रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज ये मंसूबे जो है पाकिस्तान के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। अब ये जिस रूट पे मोटरवे जा रही है गवादर तक, और फिर साथ रेल का जो RL1 का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, इन तमाम के इसके जगह जैसे दुनिया के मॉडर्न स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, अगर इसके इर्द गिर्द स्मार्ट सिटीज बना दिया जाए, और ऐसे अभी कैसर अहमद शेख साहब हमारे बड़े हैं, अभी इन्होंने बताया $17 बिलियन की जो इंपोर्ट होती है। अब वो जो इंपोर्ट है, उनमें से सुई से लेके जहाज तक जो जो चीज इंपोर्ट हो रही है, अगर हम उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काम करें, बात करें, और यहाँ पे हम CPEC के रूट के 2 किलोमीटर राइट, 2 किलोमीटर लेफ्ट पे अंदर स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज बनाना शुरू करें कि हर चीज यहीं पे डेवलप होनी शुरू हो, और यहीं पे फिर लोग भी रहना शुरू करें, आपकी जॉब क्रिएशन भी होगी, आपकी इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी, आपकी इंपोर्ट्स भी कम होंगी, आपकी फिर यहाँ से इन्हीं चीजों की एक्सपोर्ट भी स्टार्ट होगी। और चाइना जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, उस पर यहाँ पे लोकल पार्टनर्स को साथ एंगेज करे, कि लोकल लोगों की भी एंगेजमेंट हो। वन विंडो ऑपरेशन के तहत आप उनको परमिशन दे, इसमें थोड़ा बहुत स्टेक प्रोविंशियल और थोड़ा बहुत फेडरल गवर्नमेंट का भी रहे, ताकि
उनको भी उससे प्रोजेक्ट से फायदा रहे, उनका स्टेक बीच में है, एक लोकल पार्टनर है, एक चाइनीज है। तो ये चीजें आपका मुल्क देखिए, आप अगले 5 साल के अंदर आपका मुल्क चेंज हो जाएगा। आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 4th जनरेशन की बात होती है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात होती है। आपके मुल्क ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना है कि जैसे पाकिस्तान कभी ऐसा था ही नहीं। तो इसके लिए फिर वही जरूरी है, मैं वापस जाऊंगा कि जैसे अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट को काम कर रही है जो कि पिछली गवर्नमेंट का तसलसल था, तो आने वाली हुकूमतों को भी चाहिए, चाहे वो किसी की भी है, कि पाकिस्तान के अंदर एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म पॉलिसी जो कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के आपस में तय करे कि ये नेशनल इंटरेस्ट के जो मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आगे चलना चाहिए और इसके अंदर ब्रेक नहीं आनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन बिल्कुल क्लियर है इस चीज के ऊपर। वो नेशनल इंटरेस्ट के जो मंसूबे हैं उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस टाइम पे ईरान गैस पाइपलाइन का, टापी गैस पाइपलाइन का और ये 3 पैक का मंसूबा इनिशिएट किया था। उसके बाद ये आने वाली हुकूमतों को चाहिए था कंप्लीट करते, लेकिन नेवरदलेस इट्स अबाउट टाइम कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी आई है और पिछले कुछ सालों के हालातों वाकयात से देखने के बाद उनको अब ये पता है कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इट्स अ मैटर ऑफ सेविंग पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के लोगों को सेव करने की जरूरत है और वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के जो हुकूमत में है वो ऑपोजिशन वालों को और ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक ऐसा मामला तय करे कि एक जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आप नए स्टेक होल्डर्स को शामिल करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी में भी, ताकि मुल्क का जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको ऐड करें। यहाँ पे इंडस्ट्री को गैस सस्ती दें, ईरान गैस पाइपलाइन से हाउस होल्ड को सस्ती दें, बिजली सस्ती होगी तो आपका एक्सपोर्टर जो है वो सस्ता प्रोडक्ट बनाएगा, कंपेटिटिव प्राइस पे होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, आपको फॉरेन रेमिटेंस ज्यादा आएगी, तो आपको हर तरफ से फायदा है। ये सी पैक तो बड़ा इंपॉर्टेंट मंसूबा है और चाइना के साथ हम देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम चाइना। चाइना के साथ अब हमें सिर्फ सी पैक के ऊपर नहीं बात करने की जरूरत, हमें सी पैक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात करने की जरूरत है, ताकि हम जो इस मुल्क की एक्सपेंशन होने जा रही है, इस मुल्क को एक्सपेंड करना है कि इस मुल्क में लोगों को रोजगार मिले, एंटरप्रेन्योरशिप मिले, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आगे बढ़े, उस सब के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि चाइना के साथ हमें अच्छी डिसीजन मेकिंग, अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करके आगे लेके चल रहे हैं, ताकि हम गवादर तक और बलोचिस्तान के लोगों तक उसके दूरस्थ नताइज को जाए। ठीक है, मैं आता हूँ जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपके पास दोबारा भी। आमिर गौरी साहब, बुनियादी जो एक पीडीएम की हुकूमत जब जा रही थी तो उस जाने से पहले, निगरान हुकूमत के क़याम से पहले, उसने कुछ निगरान हुकूमत को कुछ बाइख्तियार भी बनाया। अब आपको समझ आती है कि उसकी जो फ़िलासफ़ी थी वो गोया यही थी कि जो बड़ी जमातें थीं वो कम अज़ कम इस अंडरस्टैंडिंग पे, इस मुफाहमत पे पहुँच चुकी थी कि पाकिस्तान की मईशत को जो ख़तरात दरपेश हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा। यानी इससे पहले हमने नहीं देखा कि निगरान हुकूमत, वही आपकी बात कि वो आते थे और इलेक्शन करवाते थे और उसके बाद चले जाते थे, लेकिन इस बार एक तसलसल है, प्रोजेक्ट्स भी साइन हो रहे हैं, MOUs भी साइन हो रहे हैं। ये गोया उन बड़ी जमातों की फहम थी उस वक्त जब ये फैसला किया गया था। मेरा ख्याल है कि आपने देखा कि जब भी हुकूमत बनी है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल, तो सैडली जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो आपस की आप ये समझिए धींगा मुश्ती है, उसने उन्हें भी नुकसान पहुँचाया, उन्होंने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाया। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई एक प्राइम मिनिस्टर जो है और उसकी पार्टी वो 32-33% वोट लेके हुकूमत कायम करती है और साथ उसके 2-3 जो हैं वो एलाइज होते हैं छोटी पार्टियों के, जिनकी 5 से लेके 10-12 सीटें होती हैं, उन्हें सोचना ये चाहिए कि देखें 33% का मतलब ये है कि 67% पाकिस्तान ने उन्हें वोट नहीं डाला। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो पहले तो आपको अपने कॉन्डक्ट के ज़रिए ये प्रूव करना है कि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई एक हुकूमत ना स्टार्ट कर सकती है और ना स्टार्ट करके ख़त्म कर सकती है। ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जो पिछली
बातचीत चल रही है उसको जोड़ते हुए, ये देखें चाइना कोशिश ये कर रहा है कि उसका जो ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्टर्न सी बोर्ड है, वो अब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है उस तरफ शहर में, और उस पर जो पोलिटिकल क्रिटिसिज्म आ रहा है दुनिया की तरफ से, वो स्टोक करने की कोशिश करते हैं कि शायद जो चाइना का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, साउथ बॉर्डर है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो शायद तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो चाइना ये चाह रहा था कि उस इलाके को जोड़ा जाए लेट्स से सेंट्रल एशिया के साथ और फिर दुनिया के साथ। तो पाकिस्तान का जो रूट है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रूट था, लेकिन पाकिस्तान को अपने लिए सोचना है, सिर्फ चाइना के लिए नहीं सोचना। सी पैक जो है मेरे अपने ख्याल में, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये चाइना के लिए एक जो है वो कॉरिडोर है जिसमें जो ट्रेड होगी वो चाइनीज़ ट्रेड होगी जो पाकिस्तान के थ्रू जाएगी एंड पाकिस्तान विल अर्न मनी। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो सिर्फ एक वर्टिकल रूट के ऊपर गौर ना करे, पाकिस्तान को डेवलप करने चाहिए हॉरिजॉन्टल रूट्स भी। और आज अगर फ़र्ज़ किया, हम इंडिया की बात नहीं कर सकते, हम इंडिया का नाम नहीं लेते, लेकिन हम कल को ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया जो है उसको मिडल ईस्ट के साथ जोड़ने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। साउथ एशिया ने अगर फ़र्ज़ किया जुड़ना है, इंडिया ने नहीं जुड़ना, ना जुड़े, ठीक है ना, वो कॉस्ट पे करे फिर, वरना साउथ एशिया जो है उसको हम सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी ओनली बाय प्रोवाइडिंग इट्स रोड नेटवर्क, अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है। एंड आपको बताएं कि जावेद देखें, बहुत सारी जो दुनिया की बड़ी ट्रकिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये फोर्स ही करते हुए कि कितनी ज़्यादा ट्रकिंग इस रीजन में होगी, उन्होंने अपनी, यानी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, वो एडवर्टाइजिंग में चला जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो मूव की हैं इस रीजन में, सेंट्रल एशिया में मूव की हैं, चाइना में मूव की है, इंडिया में मूव की हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस रीजन में अगले आने वाले 20 से 50 साल जो हैं बेपनाह जो है वो ट्रेड होगी। पाकिस्तान जो है, ज़रूरी नहीं है कि तेहरान के ऊपर जो है अमरीकी सैंक्शंस वो हमेशा लगी रहेंगी। तेहरान जो है वो ट्रेड कर रहा है ना चाइना के साथ, तेहरान ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ, हमें जो है हमारा हाथ मरोड़ता है सो कॉल्ड हमारा दोस्त अमेरिका। तो उन्हें कहा कि भाई आप उनके साथ मना करें ना, अगर फ़र्ज़ किया हमारी पाइपलाइन हमारे सिर के ऊपर आके पड़ी हुई है, हमारे यहाँ बेपनाह शॉर्टेज है यहाँ पे इसकी पावर की, तो आप हमें जो है अपनी पाइपलाइन जो है उसको नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ने दें। ये आज नहीं हो रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि कल नहीं होगा। पाकिस्तान नीड्स टू बेसिकली अप इट्स गेम डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, और फिर मुल्क के अंदर जो चारों सूबे हैं उनको जिस वक्त आप जोड़ेंगे ना इकोनॉमिक, आप एक तरह का फ्रेमवर्क के अंदर, तो फिर जैसा मैंने आपसे कहा, देखें बलूचिस्तान की तो टोटल आबादी लाहौर से कम है, ठीक है, तो उस सूबे को खड़ा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए चाइना की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाइना को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि देखें जी आप यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएं, नो, वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। लेकिन सर उसके लिए ज़रा बात जो है, ज़रूरत जो आपका सवाल था कि जो कॉन्टिन्यूटी है ऑफ पॉलिसी, एंड दैट इज़ वाई मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है वो अगरचे वो निगरान है, लेकिन उसने निगरानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस की नहीं करनी, उसने पूरे मुल्क का जो इंटरेस्ट है उसकी भी निगरानी करनी है। तो अगर फ़र्ज़ किया वज़ीर आज़म और उनके साथ जो आर्मी चीफ हैं, इफ़ ही हैज़ गॉन टू चाइना एंड सऊदी अरेबिया एंड मिडल ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं जिनके साथ हमारा है, बहुत अरसे के बाद कुवैत के साथ दोबारा से ओपनिंग अप हुई है, ठीक है ना। तो अगर हम जीसीसी मुल्कों के दरम्यान में लेके आते हैं, और कल को जीसीसी मुल्क ये समझते हैं कि हमारे उनके वेस्ट के अंदर तो जंग चल रही है बहुत बुरी, इजराइल और यानी फ़लस्तीनियों के दरमियान, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, कल को वो दोनों इन मुल्कों के साथ, हम नाम नहीं लेते अपने ईस्टर्न उसका पड़ोसी का, लेकिन देखें चाइना और इंडिया दोनों जो हैं दे आर गोइंग टू बी ह्यूज ग्लोबल पावर हाउसेस। हमें इन दोनों के साथ जो है वो देखना चाहिए कि अपना इंटरेस्ट आगे रखते हुए किस तरह की जो है ना वो पॉलिटिक्स करनी है, और किस तरह अपने लोगों का फ़ायदा जो है उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। क्योंकि देखें, आपको याद होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान अमेरिका जो है उसके जो जितने भी सदर थे उनका सबसे बड़ा फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी, रेल रोड्स एंड सड़कें। पूरी मुल्क की जो इकॉनमी है ना और उसकी इंडस्ट्रीज़ वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिर्फ नारे लगाने से तो नहीं होगा। लेकिन आप भी देख लें कि मोटरवे जब शुरू हुई थी, हमने भी उसके खिलाफ बोला था कि शायद पाकिस्तान में सड़कें पहले बनानी चाहिए, मोटरवे नहीं, लेकिन उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है उसको बाद आने वाली हुकूमत उन्होंने रियलाइज़ किया और कंप्लीट किया। अब कितने लोग हैं जावेद, आप भी जानते हैं, जो कराची से बाकायदा इवन डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए कराची से बाय रोड ट्रेवल करते हैं और नॉर्थ तक जाते हैं, जीबी तक जाते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ बिजनेस विच इज़ नाउ फ्लॉरिशिंग, वो मतलब इतना ये नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कल को अगर फर्स्ट, मुझे अभी तक याद है, आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द फॉर्मर डिप्टी जो एम्बेसडर थे चाइनीज़ यहाँ पे, उनके साथ, तो उनका जो ख्याल था कि जितनी अमाउंट ऑफ ट्रकिंग होगी जब गवादर फुली ऑपरेशनल होगा,
तो यकीन करें जितने ट्रक्स चाइना के लिए चलने हैं सड़कों के ऊपर, तो उनके लिए अगर आप चाय के खोखे बना लेंगे ना, तो हज़ारों नहीं लाखों लोगों को नौकरी, क्योंकि ट्रकों ने एकदम जो है चाइना नहीं पहुंच जाना, ठीक है ना, दे विल क्रॉल थ्रू दीज रोड्स। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है। सारी दुनिया में जिस आप जाते हैं, आप खुद बाहर गए हैं, कि ज़रूरी नहीं कि पूरा मुल्क अमीर हो जाता है, बट पूरा मुल्क एम्प्लॉयड ज़रूर हो जाता है। एम्प्लॉयड ज़रूर है। जीसीसी की आपने बात की आमिर गौरी साहब, ये एक बहुत बड़ा सोर्स भी है हमारे लिए ज़र मुबादला के, कि पाकिस्तानी स्किल लेबर वहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। और मतलब जो वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के असल हीरोज़ वही हैं, उन पर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आप किसी दिन भी एयरपोर्ट पे जाके देखें, जो फ़्लाइट्स जो कतर जा रही हैं, जो यूएई जा रही हैं, जो सऊदी अरेबिया जा रही हैं, एंड दीज पीपल आर नाउ सेंडिंग मोर मनी, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा। यानी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 27-28 बिलियन तक पहुंचती हैं। कोविड के ज़माने में तो जो हमारे रेमिटेंसेज आ रही थी, और मुझे याद है कि पुराने एक प्राइम मिनिस्टर, जिनका आजकल हम जो है वो और हाल देख रहे हैं, उन्होंने बाकायदा खड़े होकर कहा था, ये खबरें लगी थी फ्रंट पेज के ऊपर, लीड स्टोरीज, कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेज चला रही हैं। आई थिंक टाइम हैज़ कम कि हम नारे जो हैं वो कम लगाएं, और जो काम जो हम कर सकते हैं वो करके उसको जो है वो फौरी तौर पर उसका जो माली फ़ायदा है ना, वो अपने लोगों को पहुँचाएँ। एंड पाकिस्तान जो हमारी जोग्राफी है उसको इस्तेमाल करते हुए, यकीन करें, सिर्फ सड़कों में मैं मिसाल दे देता हूँ बेल्जियम की। बेल्जियम की अपनी कोई इकॉनमी नहीं है सच उतनी बड़ी, लेकिन वो चूंकि यूरोपियन यूनियन ने उसको दरमियान में देखते हुए उसको सेंटर बनाया है अपना, और वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, तो दी अमाउंट ऑफ ट्रकिंग विच इज़ गोइंग थ्रू बेल्जियम, और जो उसका पैसा जो उसको टॉल मिलता है, इट रन्स इनटू बिलियंस। तो अगर पाकिस्तान फ़र्ज़ किया इन दो मुल्कों से, ये दो रीजन से 5-7 बिलियन कमाना शुरू करते सिर्फ ट्रकों की ऑक्ट्राय में, तो पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी अहम बात आपने की आमिर गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपको चूँकि जाना भी है, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पहचाना? मुझे मालूम है, तुम्हारे जैसे ना बहुत फ्रॉड देखे हैं मैंने। अरे बेवकूफ, मेरे दादा ने इनके दादा के पास 3 करोड़ रुपए रखवाए थे। तेरे दादे ने? जा पुत्र जा, फौरन अपने दिमाग का इलाज करा। मैं तो कहनी है हैदराबाद तोड़ जा। मैं बता रही हूँ मुझे फ्रॉड करना। यहाँ कोई किसी का एतबार क्यों नहीं करता भाई? सुना तुमने शादी कर ली? क्या करता? तुमने घासरी डाली? ओहो, मतलब मेरे लिए दादा ने किसी को चेक किया। और तेरा दादा कवर में भी टिक के नहीं रह सकता। लड्डू में हड्डी। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, वही बात जो आमिर गौरी साहब से भी मैं पूछ रहा था कि एक तो एक अंडरस्टैंडिंग, मिलकर आगे चलना, जिसकी तरफ जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी इशारा किया कि कम अज़ कम अब हमारी मईशत जो है वो हमारी एक रेड लाइन होनी चाहिए। हम ज़ाहिर हैं इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। जब इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी 2024 को, तो उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी हम मज़ीद इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट चाहिए होगी। माशी चैलेंजेस बहरहाल अगली हुकूमत को होंगे बहुत से। जवेद इकबाल, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए। आमिर गौरी साहब ने और जुल्फ़िकार बदर साहब ने बहुत सही तरीके से बात की। देखिए, हमारा फोकस इकानमी पे होना चाहिए। अभी तक तो हम सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं, हमारा ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ तो तवज्जो ही नहीं रही हमारी। उस तरफ मैं तो थ्रू आउट देख रहा हूँ, लास्ट 31-30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, और मेरा ये 7वां इलेक्शन है जो मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि असम्बलियों में तो ये बात होती नहीं जो आज आप टीवी टॉक शो में कर रहे हैं, और इसी की हमारी हालात बहुत दिगर हुए हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 64 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, और उसमें 64 करोड़ का मतलब है 8% दुनिया जो एवरेज सारे, उसमें अमीर मुल्क भी आ जाते हैं, गरीब मुल्क भी आ जाते हैं।
सब मिला के एवरेज 8% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 38% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। यहाँ 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे, ये तस्वर ही नहीं किया जा सकता। इतने दिए, और फिर 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते। फिर हमारा जो रेवेन्यू है वो 8-9% नहीं है, जो कि कम से कम IMF बार बार कह रही है कि 15% होना चाहिए हमारी GDP का। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग, हम जो आमदन भी लोगों की होती है सब खर्च कर देते हैं, सेविंग नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है। कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारी 15% इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा ये आप देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है, दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं, हमारी एक्सपोर्ट 8% है हमारी GDP का। हम हर जगह फेलियर है, और हमने अपनी रीजनल ट्रेड की नहीं है। हर जगह तो हमने अपने आप को खुद रोक लिया है। ये रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो नुकसानात कर रहे हैं। ये जो तरीकाकार है, जब तक चार्टर ऑफ इकॉनमी ना करेंगे और आपस में टसल ही करते रहेंगे, जो पिछले 5 साल है ना वो हमने ज़ाया कर दिए तकरीबन। ये टसल में एक दूसरे को चोर डाकू कह के, ख़ास तौर पे एक पार्टी हमारे आई, पता नहीं किस तरह लोगों ने उसको वोट दिया है, जो कोई हालत की है। 10 साल वो KPK में उनकी हुकूमत रही। अब सूबाई के मेन परव्यू तो उनका ये होता है ना कि सेहत और तालीम। तो आप बता दीजिए कि KPK के 10 साल में उन्होंने पोलियो तक के तो ठीक नहीं हो सका KPK में, और फिर सेहत का जो तालीम का हाल है वो आपके सामने मैंने पहले बयान कर दिया। तो जब तक हम सब मिल के मिनिमम एजेंडा नहीं बनाएंगे और ये सोच नहीं लेंगे कि अपने मुल्क के लिए सोचना है, अगर हर पार्टी की अपना अपना करते रहेगा कि हमारी पार्टी बहुत उन्होंने रिजल्ट दिए और दूसरे खराब हैं, तो ये तो हमारी डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। हमारी डिस्कशन होनी चाहिए हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ता है, हमारे लोगों का मेयार ज़िंदगी कैसे आगे होता है, हमारी इंडस्ट्री कैसे लगती है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कैसे होती है। कोई मुश्किल नहीं है, हमारा ही पोटेंशियल है, क्योंकि दुनिया में तरक्की का अगर अपॉर्चुनिटी है तो है ही हमारे रीजन में। आपने ये देखा पिछले 2-2.5 महीने में स्टॉक एक्सचेंज जो तेजी देख रहे हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है। देखिए, अगर हमने प्रायोरिटी करे, अगर हम तवज्जो सही करें, तो पाकिस्तान में तो 60 में दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। शुरू में जावेद इकबाल, देखिए पाकिस्तान जो बना ना, वो सब कॉन्टिनेंट के उन इलाकों में बना जहाँ के एजुकेशन नहीं थी और जहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। लेकिन पहले आप 1970 तक देख लें, 68 तक तो इन पर्टिकुलर हमारा जो पीरियड था 21-22 साल का, दुनिया हमारी प्लानिंग को देख रही थी। आज भी हमें अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, हमने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है और अमीर आदमी को तैयार होना है कि टैक्स देना है। हम इसीलिए सोच रहे हैं कि जो भी हुकूमत आएगी कम से कम वो टसल ख़त्म करे और लोगों के मेयार को बेहतर बनाए और लोगों की बेहतरी के लिए हम सोचें, एजुकेशन को आगे करें। देखिए, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब पाकिस्तान बना ना, उस वक्त NID इंजीनियरिंग कॉलेज और डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में पहले ही थे, और लाहौर में किंग एडवर्ड कॉलेज और मुगलपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज। वो ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, इसका मतलब है उस वक्त भी इतने बेहतर मेयार के हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। ऐसे सैकड़े एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन ही हमने नहीं बनाए कि बच्चों को हम तालीम दे सकें। तो और क्या इसमें क्या मसला था, कितनी रकम लग जानी थी। हम तो हमारा हमने मिल के अपन तसल्ली की है, एक यानी हर एक को बुरा ही कहा है। हमें ये बेहतर करना है अपने मुल्क को, और हमने ही करना है। देखिए, चाइना बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें सोचना है कि हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं चाइना से भी किए, वन साइडेड ट्रेड है। उनके यहाँ सिर्फ उनकी इम्पोर्ट हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही वहाँ? उनको भी चाहिए ना, क्योंकि हमने वो सोचा ही नहीं कि कौन से प्रोडक्ट हमने वहाँ भेजने। आज भी हम अगर GCC कंट्री से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सोच रहे हैं तो हमें बड़ा उनमें फूंक कर और समझ कर, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इम्पोर्ट ही करते रहे और एक्सपोर्ट हमारी ना आगे बढ़े। ये तमाम चीज़ें होमवर्क मांगती है। ये बड़ा अच्छा हुआ अभी जो स्पेशल फैसिलिटेशन की बनी है ना ये कमेटी, ये सोच, इसमें तमाम जो है ना स्टेक होल्डर्स हैं, और इसमें इस मामले को हमने ये करना है कि बाहर की दुनिया, ये स्टॉक एक्सचेंज आप देख लीजिए, अभी बाहर के इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को ज़रा हम आपस में टसल कम करेंगे, हम उनको तरगीब देंगे कि पाकिस्तान में बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, दुनिया की बेस्ट इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज आपकी हो गई है और इतने लुक्रेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, हमारी कंपनियां प्रॉफिट दे रही हैं,
तो हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करना है और हमें ये अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह हम आने वाले जो इलेक्शन होंगे ना, वो हम कोई ना कोई म्यार तो ऐसा बनाएंगे ना जिसमें कहीं ना कहीं हम मिलजुल के चल सके। मतलब मुल्क में पोटेंशियल इस वक्त है ही इधर। ये देख लीजिए, इंडिया 1990 तक पाकिस्तान से सिर्फ 4 टाइम्स थी उनकी इकानमी। आज उनकी इकानमी पाकिस्तान से 13 टाइम्स हो गई है, ये पिछले कोई 33 साल में। तो इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ IMF कहती थी। हम IMF के चुंगल से ही नहीं निकल पा रहे क्योंकि हम आपस में टसल कर रहे। तो मेरा तो ये कहना है जावेद इकबाल कि आज ने बड़ी अच्छी डिस्कशन की है। हम सबको मिल के सोचना है कि किस तरह हम अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सके और किस तरह खुशहाली आ जाए। गुर्बत जो इतनी ज़्यादा गुर्बत है उसको किस तरह कम किया जाए, ये पार्टियों की सोच है। और मैनिफेस्टो एक दूसरे से मुकाबला करें, बिल्कुल, हम बजाय कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने, मैनिफेस्टो में एक दूसरे से जाके ना वहाँ कंपटीशन करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जुल्फ़िकार अली बदर साहब। लग रहा है कि मैनिफेस्टो का मुकाबला है क्योंकि आपकी जमात भी और मुस्लिम लीग नून की जमात, ये दोनों जमातें मुश्तरका तौर पर जब भी अपना इंतखाबी एजेंडे को लेके आगे चलती हैं, तनकीद तो हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि पगड़ियाँ नहीं उछाली जा रही। जिस तरह हमने देखा था कुछ साल पहले जो इंतखाबी मुहिम जिस तरह से चलती थी और फिर तहरीक इंसाफ की भी सियासत थी, उसमें हमने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें लग रहा है कि बहरहाल एक इंतखाबी मुहिम एक सही सिमत में गामजन है और सबको, यानी तमाम सियासी जमातों को जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम कर रही हैं वो यही कह रही हैं कि हमारा मुश्तरका दुश्मन जो है वो महंगाई है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। ये हमारा असल मामला है। जवेद साहब आप ठीक कह रहे हैं। असल देखें बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है। पीपल्स पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। भुट्टो साहब ने जो फिलॉसफी दी थी उसी फिलॉसफी की बुनियाद पे वो आइडियोलॉजी आई। बीपी शहीद उस आइडियोलॉजी को लेके चली, जरदारी साहब लेके चल रहे हैं, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके चल रहे हैं। उसमें चेंज नहीं होना, हमने उसी चीज को आगे लेके चलना है। वही हमारा जो फिलॉसफी है, वही आइडियोलॉजी है, उसी को हमने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना के चलाना है। इसी तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खासतौर पे जब मैं अपनी बात करता हूँ, हमें देखें हर मैनिफेस्टो जब भी इलेक्शन आता है और हर मैनिफेस्टो के अंदर हम पिछली जो चीजें उससे बेहतरी, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में ओवरऑल ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दुनिया के अंदर कि चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमें दुनिया की जो इम्पोर्टेंट चीजें, कभी किसी जमाने में 2008 में क्लाइमेट चेंज का कोई इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, खाली इन्वायरमेंट का पता होता था। लेकिन अब हमें इन्वायरमेंट से आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना है, हमें और बहुत सारी चीजों के ऊपर करना है। तो पीपल्स पार्टी उन तमाम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जिधर पाकिस्तान को भी जरूरत है और दुनिया की भी जरूरत है। अब देखें ना, पिछले 1-2 साल पहले जो फ्लड आया है, उस फ्लड में पाकिस्तान का 1/3 ऑफ द एरिया वो फ्लड से बिल्कुल डेवस्टेट हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और उस फ्लड के लिए पीछे जो PDM की गवर्नमेंट के अंदर बिलावल साहब ने इतनी मेहनत की, इतना लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर काम किया। अब वो देखें वही काम किया हुआ आज इस निगरान हुकूमत को फायदा दे रहा है कि वहीं से कोई $3 बिलियन के करीब आपको जो प्लेजेस हुए थे वो मिल रहे हैं। तो ये जो मैनिफेस्टो की बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मैनिफेस्टो के अंदर जब बात होती है, जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोजगारी से है, गुर्बत से है। तो हम तमाम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें आपस में मुकाबला जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का, वो बेसिकली मुकाबला होना चाहिए कि परफॉर्मेंस का मुकाबला होना चाहिए, डिलीवरी का मुकाबला होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी ने सिंध में 10 अच्छे हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, कोई अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे टीचर्स भर्ती किए, कोई ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा काम किया, तो बाकी सूबों के अंदर भी जो रहने वाले तमाम हुक्मरान थे, लोग थे, उनको भी चाहिए कि हमने सिंध से बेहतर बनाया है। हमने साइबर नाइफ के ऊपर टेक्नोलॉजी लेके आए, हम रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी लेके आए, हॉस्पिटल्स में हार्ट का और कैंसर का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। ये मैंने आपको
एक ऐसी एग्जांपल दी है कि देखिए, हम अगर आपस में इस चीज का मुकाबला करेंगे ना कि एक शहर के अंदर, एक सूबे के अंदर अच्छी मोटरवे बनी है, तो हमने एक मोटरवे के पैरेलल 3 मोटरवे बना दिए और हर शहर के इर्द गिर्द सर्कुलर रोड बना दिए, रिंग रोड बना दिया। आए हम इन चीजों पर मुकाबला करते हैं। अब बिलावल साहब ने अभी कहा है थर से कराची तक वो स्पीड ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ताकि थर से लोगों को कराची जाना और कराची से थर आने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमें बाकी सूबों के अंदर भी चाहिए कि यहाँ से इस्लामाबाद से जैसे निकले, अटक से लेके कुशू तक, सवात कलाम कुशू तक ट्रेन चलनी चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर गवादर से लेके ये कश्मीर तक बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। कराची से लेके रहीम जार खान तक बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। हमें रहीम जार खान से लेके अटक तक बुलेट ट्रेन चलानी चाहिए। देखिए, मुकाबला तो फिर इन चीजों का है ना कि कौन जिस सूबे में जिसकी हुकूमत है वो बेहतर काम करे, बेहतर निजाम करे, लेके आए। लेकिन इसके लिए फिर तमाम जो है इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी। और निगरान हुकूमत आम लोगों को उतना फायदा नहीं दे सकती जितनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट देगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने से गरीब लोगों का ज्यादा फायदा सोचा जाएगा, बिकॉज पॉलिटिकल लोग ज्यादा काम करते हैं, बिकॉज उन्होंने अवाम में जाना होता है। जो इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जैसे ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनका तो एक टाइम पीरियड होता है, दे आर देयर फॉर अ इंटरिम टाइम पीरियड, तो दे डोंट हैव हाई स्टेक। स्टेक तो पॉलिटिकल इलेक्टेड लोगों के होते हैं जो अवाम के वोटों से जीत के आए होते हैं। और इसके लिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना जरूरी है, और इलेक्शन का टाइमली होना जरूरी है, ताकि पाकिस्तान फ्लरिश करे, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले। यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कंप्लीट हो। यहाँ पे सी पैक है, जैसे मैंने पहले तापी गैस पाइपलाइन का कहा, ईरान गैस पाइपलाइन का कहा, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं। पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम होना चाहिए, एसएमईज पे काम होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम होना चाहिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम होना चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे काम होना चाहिए, रिव्यूइंग पब्लिक पॉलिसी पे काम होना चाहिए। देयर इज अ लॉट टू डू। देखिए, चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि जितने लोग भी आ जाए इलेक्ट होके, लोग कम होंगे, उनके पास वक्त कम होगा और चैलेंज ज्यादा है। हमें यहाँ पे पढ़ी लिखी बात करनी है, पढ़े लिखे लोगों को लेके आना है, और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मुकाबला होना है, हमें अगर कोई अच्छा काम करता है उसके काम को सपोर्ट करनी चाहिए। हमारी पार्टी तो तैयार है, लेकिन अगर कोई काम नहीं अच्छा करता तो दूसरी पार्टी को उसको रोकना चाहिए, और उसके ऊपर एक ग्रैंड एजेंडा बनना चाहिए कि एक ग्रैंड एजेंडा बना के हम देखें कि कैसे पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, और कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम थी। जो बड़ी जमातें हैं उनमें ये तासुर भी पाया जाता है, और उनमें ये एक इत्तेफाक पाया जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मुश्तरका दुश्मन है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जो माशी मसाइल हैं उनको हमें हल करना है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। हर जो सियासी जमात है वो अपना मंशूर, अपना एजेंडा और अपना नज़रिया अवाम के सामने पेश कर रही है। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में सूबाई और आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो दरकार फ़ंड थे उसे भी जारी करने का फ़ैसला किया है, और निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सुलंगी ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो आइन और कानून के तहत आज़ाद और शफ़ाफ इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये वो कमिटमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात जो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वक्त बताया है, जो तारीख़ बताई है, उसी तारीख़ को होंगे इंशाअल्लाह। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।